हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों घर्षण से जुड़े हुए कुछ और कॉन्सेप्ट की। दो वीडियो हम कर चुके हैं घर्षण की। पहले वीडियो में घर्षण की हमने घर्षण से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट देखे कि घर्षण क्या है, स्थैतिक घर्षण क्या है, सीमांत घर्षण क्या है, गतिक घर्षण क्या है, किसका क्या फॉर्मूला है। ग्राफ देखा हमने, आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको सब सामने दिख रहा होगा कि हाँ हमने ये पढ़ रखा है। दूसरे वीडियो में बच्चों हमने घर्षण से जुड़े हुए कुछ बेसिक न्यूमेरिकल किए। हमने देखा कि किसी वस्तु को चलाने के लिए उस पर सीमांत घर्षण से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। अगर वस्तु चलने लगी है तो गतिक घर्षण काम करेगा, नहीं चल रही है तो स्थैतिक घर्षण होगा। स्थैतिक घर्षण उतना ही होता है जितना उस पर बाहर से चलाने वाला बल लग रहा है। ये बातें हमने दूसरे वीडियो में की। उम्मीद है आपने घर्षण के पहले दोनों वीडियो देखे होंगे और आज तीसरा वीडियो जब आप देख रहे हैं तो इस वीडियो में हम करेंगे बच्चों कुछ और टॉपिक। पहला टॉपिक आज का रहेगा हमारा घर्षण कोण, फिर हम पढ़ेंगे विराम कोण। हमें आज के वीडियो में ये भी देखना है कि ये जो गतिक घर्षण होता है उसके आगे दो प्रकार होते हैं। कुछ बुक्स में इसको दो कहा जाता है कि ये इसके ही प्रकार हैं। में दो प्रकार क्या है, सर्पी घर्षण है, लोटनी घर्षण है। जब वस्तु दूसरे तल पे फिसलेगी तो उसको सर्पी घर्षण कहते हैं। जैसे सांप चलता है घिसक के, इसलिए उसको सर्पी घर्षण बोलते हैं। और लुढ़क के जब चलेगी वस्तु तो उसको लोटनी घर्षण कहते हैं। यह भी हम देखेंगे कि किसी वस्तु को खींचना आसान है या धकेलना, उसके लिए हम सब बातें करेंगे बच्चों। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पहली हेडिंग सब बच्चे लगाएंगे घर्षण कोण। इंग्लिश में बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसको बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? पहली बात तो मैं बता दूं कि सिर्फ आपके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये अगर हम नीट जेईई में देखें इसकी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन स्कूल एग्ज़ाम में हमको पूछ लेते हैं बार बार कि घर्षण कोण बताओ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। इसको समझने के लिए बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक तल है, इसके ऊपर एक गुटका रखा है m द्रव्यमान का। यहाँ का स्थैतिक घर्षण गुणांक μs है। मैंने आपसे कहा कि इस पे बल बना दो जो बल है। आपने कहा नीचे इस पे लग रहा होगा mg, तल ने इस पे लगाया होगा अभिलंब प्रतिक्रिया। मैं आपसे पूछूं कि mg किस पे लगा है तो आप कहोगे इस m द्रव्यमान के गुटके पे लगा है। किसने लगाया है? पृथ्वी ने। मैंने पूछा बताओ ये संपर्क बल है या असंपर्क बल है? आपने कहा पृथ्वी किसी वस्तु को कहीं से भी खींच लेगी, चाहे वो उसके संपर्क में है चाहे नहीं है, इसलिए ये असंपर्क बल है। ये n किसने लगाया? हम कहेंगे इस तल ने लगाया। किसके ऊपर लगाया? इस m द्रव्यमान के गुटके पे लगाया, इसलिए इसको अभिलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं। और ये एक प्रकार का संपर्क बल है। ये संपर्क बल है, ये असंपर्क बल है। बच्चों मुझे ये टॉपिक समझाने के लिए आपको इस असंपर्क बल की बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ संपर्क बल पे ध्यान देना है। मैंने कहा ये n क्या है? आपने कहा ये अभिलंब प्रतिक्रिया है। इस तल ने इस गुटके के ऊपर लगाई, जब ये गुटका इसके ऊपर जाके बैठ गया, संपर्क में आने के बाद लगाया, इसलिए संपर्क बल है। मैंने पूछा आपको कि घर्षण बल है क्या यहाँ? आपने कहा कि हमने दो वीडियो अच्छे से की हैं और हमने ये सीखा है कि अगर कोई वस्तु किसी तल के ऊपर रखी है और ना चल रही है और ना चलने का प्रयास कर रही है तो उसके ऊपर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। भाई घर्षण तब लगेगा जब वस्तु चलने का प्रयास करेगी या चल रही होगी। तल को तब दिक्कत है, घर्षण को तब दिक्कत है जब उसके ऊपर कोई वस्तु चलने लगे या चलने का प्रयास करे। उसने कहा तू चल नहीं रही है, ना चलने का प्रयास है, तो मैं तेरा विरोध क्यों करूंगा, तो आराम से बैठी हुई है। इसलिए इस तल ने अभी इस पर कोई घर्षण बल नहीं लगाया। मैंने कहा घर्षण बल कितना? यहाँ घर्षण बल 0। बच्चों हमने इसी को बनाया और अलग से है, लेकिन है ये गुटका फिर से बनाया m द्रव्यमान का, ऊपर लग रही है अभिलंब प्रतिक्रिया। अब हमने इस पे बाहर की तरफ, बच्चों वो mg मैं इसलिए नहीं बना रहा, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैंने इस पे बल लगाया, लेकिन ये वस्तु चली नहीं है। आपने कहा चली नहीं है लेकिन चलने का प्रयास है, इसको तल ने रोक लिया, घर्षण लगा के रोक दिया। बल आगे लगा, घर्षण ने इसको पीछे खींच लिया, घर्षण इस f के बराबर हो गया, इसलिए वस्तु नहीं चल पा रही है। ऐसा घर्षण क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण। और हमने कहा ये क्या कहाँ होगा? आप कहेंगे चलना चाहता है आगे तो घर्षण लगेगा पीछे। मैं भी घर्षण को ये लिख देता हूँ F। मैंने आपसे पूछा कि घर्षण कैसा बल है?
आप कहेंगे ये भी तब लगता है जब दो तल संपर्क में आ जाते हैं, तो ये भी एक संपर्क बल है, ये भी एक संपर्क बल है। इसका मतलब अभी इस m द्रव्यमान के गुटके पर दो संपर्क बल काम कर रहे हैं। कितने? दो संपर्क बल। यहाँ एक संपर्क बल था, यहाँ दो संपर्क बल है। मैंने पूछा आगे आ जाओ, इस F को और बढ़ा दो। आपने कहा लो जी बढ़ा देते हैं। आपने इस F को और बढ़ा दिया, मैं दिखा नहीं रहा हूँ बढ़ा के, आप फील करना बस। लो अच्छा, मैंने इनको छोटा बना देता हूँ। ये छोटा सा बना है, मतलब ये F छोटा है। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया, इसका मतलब ये F बड़ा है। लेकिन वस्तु अब भी नहीं चली है। आप कहोगे नहीं चली है तो फ्रिक्शन ने रोक लिया होगा, घर्षण ने रोक लिया होगा, और घर्षण पीछे की तरफ लगा होगा कितना? F। मतलब अब भी इस पर दो संपर्क बल हैं, N और F। आप कहोगे इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई इसको चलाने वाला बल है। हम कह रहे हैं इस पे संपर्क बल कितने हैं जो तल के साथ तल ने लगाए हैं। तल ने एक लगाया है N, क्या ये बल तल ने लगाया है क्या? आप कहेंगे नहीं, तल ने इस गुटके पे दो ही बल लगाए, N और F, और ये दोनों ही संपर्क बल हैं। जब मैंने ये बल F बाहर से बढ़ा दिया तो क्या ये फ्रिक्शन भी बढ़ गया होगा? आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अगर ये 5 न्यूटन है तो पीछे भी 5 न्यूटन होगा, आगे 10 न्यूटन है तो पीछे भी 10 न्यूटन होगा। मतलब जैसे जैसे आप इस F को बढ़ाओगे ये F बढ़ता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी हो जाएगी बच्चों, शायद ही आपको दिख रहा हो कि ये F अब बहुत ज़्यादा बढ़ के इतना हो गया कि पीछे जो घर्षण लग रहा था वो सबसे ज़्यादा हो गया, और उसी को बच्चों हम बोलते हैं सीमांत घर्षण। अब अगर आपने ये F बढ़ाया तो ये खुद को नहीं बढ़ा पाएगा, और ये गुटका चलने लगेगा, और चलने लगेगा तो यहाँ कौन सा घर्षण आ जाएगा? गतिक घर्षण। लेकिन हमें इस स्थिति की बात करनी है बच्चों। किस स्थिति में? जब गुटके पर सीमांत घर्षण लग रहा है, गुटका चलने ही वाला है, चला नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे गुटका चलने लगेगा, अभी नहीं चल रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा यहाँ कितने संपर्क बल हैं? आपने कहा एक, यहाँ दो, एक ये, यहाँ दो, एक दो। यहाँ कितने संपर्क बल? दो। मैंने आपको कहा किसी वस्तु पे दो बल लग रहे हैं और दोनों संपर्क बल हैं, तो उनका जो परिणामी बल होगा वो कहाँ होगा? आपने कहा यहाँ तो अकेला ये ही है, तो ये खुद ही परिणामी है। परिणामी क्या होता है? कुल बल। ये खुद एक ही है तो यही परिणामी है। लेकिन यहाँ दो बल हैं तो इनका परिणामी जो होगा इनके बीच में कहीं होगा। आपने कहा हाँ। सदिश में हमने पढ़ा था कि परिणामी हमेशा बड़े बल के पास होता है। हमने कहा ये F अभी बहुत छोटा है तो ये फ्रिक्शन भी बहुत छोटा होगा, और ये N तो उतना ही है जितना पहले है। N क्या है? mg। क्या M बदल रहा है? नहीं। M बदल रहा है? नहीं। तो N का मान उतना ही है। हमने कहा अभी ये इनका परिणामी N और F का परिणामी, मैं इसको R बोल देता हूँ, यहाँ होगा, लेकिन N उतना ही है। अब ये F बढ़ गया, अगर ये F बढ़ेगा तो ये घर्षण बल भी बढ़ेगा। अगर घर्षण बल बढ़ेगा तो ये जो R है इन दोनों का परिणामी थोड़ा सा किसकी तरफ चलेगा? घर्षण बल की। हमने कहा ये और बढ़ा दिया, ये और बढ़ गया, और ये अब सबसे ज्यादा हो गया है, मतलब इससे ज्यादा घर्षण नहीं हो सकता। मतलब अब जो इन दोनों का परिणामी होगा वो कहीं यहां होगा जिसका नाम R है। ठीक है बच्चों, ये जो कोण है बच्चों, ये कोण किस किस के बीच का? N और R के बीच का। अभी लिखवाऊंगा लेकिन पहले समझो, N और R के बीच के कोण को ही घर्षण कोण कहते हैं। क्या है घर्षण कोण? N और R अभिलंब प्रतिक्रिया तथा इस परिणामी बल के बीच बना कोण घर्षण कोण कहलाता है। लेकिन यहाँ भी ये तो तीनों जगह बने हैं और ये अलग अलग हैं। ये कम है, ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है, ये बड़ा कोण हो गया। इनमें से कौन सा लें? तो हमने कहा, या जिन्होंने इसको परिभाषित किया उन्होंने कहा कि हर जगह घर्षण कोण ना बोल के हम इस सीमांत घर्षण की स्थिति वाले कोण को ही घर्षण कोण बोलेंगे जब वस्तु चलने वाली है। कौन सा घर्षण काम कर रहा है? सीमांत घर्षण। और इसी दौरान N और R के बीच जो कोण बनेगा उसको हम घर्षण कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घर्षण कोण। कोण है थीटा, और पैरों में इसके S लिख देते हैं स्टैटिक की वजह से। स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, अभी चला नहीं है। ठीक है, इसलिए इस कोण को थीटा S से प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने आपको सब समझाने की कोशिश की कि इस गुटके पर सबसे पहले जब घर्षण नहीं है, केवल एक ही संपर्क बल है N। लेकिन जैसे ही हमने इसको खींचना शुरू किया पीछे की तरफ, घर्षण कोण बनना शुरू,
घर्षण बल बनना शुरू हुआ। अब ये अभिलंब प्रतिक्रिया, ये घर्षण बल, दो संपर्क बल हैं। इन दो संपर्क बलों का परिणामी कहीं इनके बीच होगा, और ये जो दो संपर्क बलों का परिणामी है इसी को हम नेट कांटेक्ट फोर्स या कुल संपर्क बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुल संपर्क बल। ये भी संपर्क बल है, लेकिन ये भी संपर्क बल है, और ये क्या है? ये कुल संपर्क बल है, जो कि इस अभिलंब प्रतिक्रिया और इस सीमांत घर्षण का क्या है? परिणामी बल है। तो हम यहाँ वाले कोण को घर्षण कोण ना बोल के, बच्चों है ये भी घर्षण कोण, लेकिन हमने यहाँ परिभाषित किया सीमांत घर्षण की स्थिति में। अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं एक बार, मैं इसको हटा रहा हूँ बच्चों। अब देखो ये सब ना समझने के लिए था आपका, एग्जाम में तो इतना लिखना है जितना मैं अब आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछेगा घर्षण कोण की परिभाषा लिखिए या घर्षण कोण क्या है उसका सूत्र प्राप्त कीजिए। अभी मैं आपको घर्षण कोण कराने वाला हूं, ठीक है। हमने डायग्राम बनाया बच्चों, ये वो गुटका है, ऊपर की तरफ है इस पे अभिलंब प्रतिक्रिया, और ये सीमांत घर्षण की स्थिति में है, मतलब अभी चलने ही वाला है। अगर आपने जो बाहर से बल लगाया ना उसको थोड़ा सा भी बढ़ा दिया ना, ये चलने लगेगा। और जब ये सीमांत घर्षण की स्थिति में है तो उस पे पीछे की तरफ घर्षण बल कितना लग रहा होगा? एफ लिमिटिंग। क्या है बच्चों? ये लिख देते हैं एक बार। एफ लिमिटिंग है बच्चों हमारा सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण। अच्छा जी, ये क्या है? ये हमारी अभिलंब प्रतिक्रिया है। दोनों ही संपर्क बल के प्रकार हैं, ये भी संपर्क बल, ये भी संपर्क बल। दोनों का परिणामी आर कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा। हमने कहा हाँ, ये आर भी क्या है? ये आर है कुल संपर्क बल। क्या है? कुल संपर्क बल। या ये कहिए कि ये आर इस अभिलंब प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण का परिणामी बल है। ये आर इस एन के साथ जो कोण बनाता है उसी को हम घर्षण कोण थीटा एस कहते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं बच्चों, क्या परिभाषा है? सीमांत घर्षण की स्थिति में, सीमांत घर्षण की अवस्था में, अभी सीमांत घर्षण है, सबसे ज्यादा घर्षण लग रहा है। अभिलंब प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण के, अभिलंब प्रतिक्रिया एन व सीमांत घर्षण एफ लिमिटिंग के परिणामी, कौन एन का परिणामी? एन और एफ लिमिटिंग का ये आर है। आर द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया एन के साथ बनाया गया कोण, बनाया गया कोण क्या कहलाता है? घर्षण कोण कहलाता है। घर्षण कोण कहलाता है। ठीक है जी, ये परिभाषा है बच्चों इसकी। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक एन होगा, आगे चलना चाह रहा है तो घर्षण पीछे होगा। जब ये घर्षण सबसे ज्यादा होगा, मतलब सीमांत घर्षण होगा, उस टाइम इस एन और इस सीमांत घर्षण का जो परिणामी है आर, वो एन के साथ जो कोण बनाएगा उसको घर्षण कोण कहते हैं। इसे थीटा एस से प्रदर्शित करते हैं, थीटा एस से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे बच्चों। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसका, कई बार आपसे पूछ भी लेता है, सवाल भी आ जाता है। हमने कहा ध्यान से सुनना कि इसको ना यहां मिलाओ ऐसे। आपने कहा ठीक है, मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहां मिलाओ। अब आप ध्यान से त्रिभुज को देखोगे। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ओ नाम देता हूं। ओ, ये इसको नाम देते हैं, चलो ऐसा करते हैं, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं सी। ठीक है, ये हमारा एन है और ये जो हमारा आर है, ये है हमारा त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो ध्यान से,
ए बी सी। मैंने कहा tan थीटा निकाल लो यहाँ से, थीटा की जगह यहाँ थीटा से। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। आप सबको पता होगा थीटा के सामने जो होता है वो लंब होता है, 90 के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, बचा हुआ आधार। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। ये लंब है कौन? BC। आधार कौन है? AB। तो हमने लिख दिया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। मुझे एक बार बता दो सब कि BC कितना है? क्या BC उतना ही होगा जितना ये है? ये होगा ABCD, इसको बोल देता हूँ। आपने कहा BC उतना ही होगा जितना AD है, और AD कौन है? F लिमिटिंग है, सीमांत घर्षण है। बटे AB कितना है? AB खुद N है, तो हमने इसको लिखा N। ठीक है, हमने कहा ठीक tan थीटा बराबर थीटा नहीं थीटा S। F लिमिटिंग का फॉर्मूला बता दो मुझे एक बार। F लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है μSN, बटे में है n से गया n, तो बच्चों यहाँ से tan थीटा S कितना आ गया? μS। बहुत ही इम्पोर्टेंट कि जो μS होता है वो हमारा tan थीटा S होता है, या ये कहिए कि tan थीटा S किसके बराबर होता है? μS के। यहाँ से थीटा S अगर हम निकाल लें तो ये tan उधर जाके बन जाएगा tan इनवर्स, और ये बनेगा μS। तो थीटा S मतलब घर्षण कोण का मान होता है tan इनवर्स μS। अगर आपको μS दे रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक दे रखा है, तो आप थीटा S निकाल सकते हो, घर्षण कोण निकाल सकते हो। अगर आपको घर्षण कोण दे रखा है तो आप स्थैतिक घर्षण गुणांक निकाल सकते हो। ये हमारा सब क्या था? घर्षण कोण के बारे में था। यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि जो ये थीटा S है ना, ये μS पे डिपेंड कर रहा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक पे डिपेंड कर रहा है। और ये बच्चों स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या बताता है हमें? कि कोई तल कितना खुरदरा है, कितना चिकना है। कोई तल जितना ज़्यादा खुरदरा होगा उसका घर्षण गुणांक उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ थीटा S ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा ये उतना ज़्यादा ये। जितना चिकना होगा, जितना घर्षण कम होगा, इसका मान उतना ही कम होगा, और इसका भी मान उतना ही कम हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो घर्षण कोण है वो भी जो हमारे तल हैं उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है, चिकनेपन या खुरदरेपन पर निर्भर करता है, क्योंकि थीटा S μS पे डिपेंड कर रहा है। और μS हमें ये बताता है कि कोई तल कितना खुरदरा या कितना चिकना है। कोई तल नहीं, दो तल जो आपस में कनेक्ट है, संपर्क में है, में एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा खुरदरे हैं, कितने ज़्यादा चिकने हैं। उम्मीद है बच्चों आपको घर्षण कोण समझ आ गया होगा। अब हम बच्चों पढ़ेंगे आनत तल पर घर्षण। इसको हटा रहे हैं और दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं आज का, आनत तल पर घर्षण। आनत तल सब जानते हो बच्चों, झुका हुआ तल जो होता है उसको आनत तल हम बोलते हैं। हेडिंग लगाएंगे आनत तल पर घर्षण, और इसी के अंदर बच्चों हेडिंग यहाँ आप लगा लेंगे क्या? विराम कोण। विराम कोण, इसको इंग्लिश में बच्चों एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। विराम कोण, या ध्यान से सुनना, या सर्पी कोण, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। मैं बताऊंगा इन दोनों का मतलब क्या है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग। विराम कोण या सर्पी कोण यही पढ़ेंगे हम बच्चों। मैंने आपको कहा कि ये अक्षैतिज है और कोई तल ऐसे रखा है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई गुटका है m द्रव्यमान का। ये एंगल थीटा है बच्चों, ध्यान से सुनना, ये एंगल थीटा है। मैंने आपको कहा कि इस पे लगने वाले बल बता लो। आपने कहा तो हम अब बाएं हाथ का खेल है हमारे, ये mg है, ये यहाँ थीटा बनेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये बनेगा mg कोस थीटा, और ये बनेगा mg साइन थीटा। मैंने आपसे पूछा बच्चों कि इस गुटके को नीचे खींचने वाला कोई बल है क्या? आपने कहा जी बिल्कुल है, mg साइन थीटा। इस तल पे ऐसे रखा है तो इसको नीचे कौन खींच रहा है? mg साइन थीटा। ये इसको खींच पाएगा या नहीं खींच पाएगा, ये डिपेंड करता है कि यहाँ सीमांत घर्षण कितना है, रोकने वाला सबसे ज़्यादा घर्षण कितना हो सकता है, वो कितना है। मैंने कहा अच्छा तो पता करो एक बार। मैंने यहाँ लिखा, यहाँ लिखता हूँ, चलाने वाला बल। चलाने वाला बल कौन है?
आपने कहा ये है mg साइन थीटा, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। मैंने कहा रोकने वाला बल, आपने कहा वो तो सीमांत घर्षण होता है। रोकने वाला अधिकतम घर्षण बल मतलब सीमांत घर्षण F लिमिटिंग कितना होता है, वो होता है म्यू एस एन, और ये है n बच्चों हमारा, n का मान है mg कोस थीटा, तो ये बनेगा म्यू एस mg कोस थीटा। आपके सामने मैंने जो दो चीज़ें लिखी हैं mg साइन थीटा और म्यू एस mg कोस थीटा, ध्यान से सुनो। चलान खींचने वाला कौन है, mg साइन थीटा, और रोकने वाला है सबसे ज़्यादा म्यू एस mg कोस थीटा। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, वो सुनना। अगर मैं बच्चों आपके सामने ये किताब ले लूँ और मैं इसके ऊपर ये फ़ोन रख दूँ, ये तो फ़ोन तो चलो ऐसे रख देते हैं ऐसे, और मैं इसको धीरे धीरे, अभी तो एक क्षतिज है, आनत तल नहीं है, मैं इसको धीरे धीरे ऐसे उठाऊँ तो ये आनत तल बनता जा रहा है। इसका मतलब देखो एक कोण पे, अभी देखो एक बार फिर से, जब मैं ये कोण बना रहा हूँ, अभी तो थीटा 0 है, ऐसे थीटा 0 है, अब ये थीटा बढ़ने लगा, ये थीटा बढ़ने लगा। मैंने कहा जब इसको ऐसे किया हमने तो ये किसी कोण पे जाके फ़ोन नीचे की तरफ फिसलना लगे भाई, देखो मतलब ये किसी एक ऐसा कोण आएगा जब ये फ़ोन फिसलना शुरू करेगा। ध्यान सुनना मेरी बात, या ऐसे करते हैं, इससे करते हैं, ये है, मैं इसको जब झुकाऊंगा, अभी तो चल नहीं रही, देखो ये इंक पोर्ट नहीं चल रही है, लेकिन कोई ऐसा कोण आएगा जिस पे ये चलना शुरू करेगी, देखो ठीक है। अब आप यहाँ से एक बात समझो आराम से, जब मैं इस किताब को ऐसा कर रहा हूँ तो मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, आपने कहा हम थीटा बढ़ा रहे हैं, थीटा बढ़ाने पर क्या हो रहा है, थीटा बढ़ाने पर ध्यान से सुनना, इस थीटा को आनत कोण बोलते हैं, लिख देता हूँ मैं, आनत कोण थीटा बढ़ाने पर क्या होगा, जब मैं ये थीटा बढ़ा रहा हूँ, अब इसको भूल जाना जो, अब सिर्फ आप इस पर ध्यान दो इन दो चीज़ों पे, mg साइन थीटा और म्यू एस mg कोस थीटा। मैंने कहा जब हम थीटा बढ़ाएंगे ना, थीटा बढ़ाने पर जो हमारा साइन थीटा है वो बढ़ने लगता है। आपने कभी ना कभी मैथ्स की टेबल पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 90 1 होता है। मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन का मान बढ़ रहा है, थीटा बढ़ने पर साइन थीटा बढ़ रहा है। अगर साइन थीटा बढ़ेगा तो ये चलाने वाला फोर्स जो उसको खींच रहा है ये भी तो बढ़ेगा, मतलब mg साइन थीटा भी बढ़ेगा। आप अपने आप से लिखना यहाँ, थीटा बढ़ाने पर साइन थीटा बढ़ेगा, इसलिए चलाने वाला बल mg साइन थीटा बढ़ेगा। अब आप ही बताओ, जब ये ऐसे था, अब इस थीटा 0 है, अभी मैंने सीधा रखा बिल्कुल, थीटा 0 साइन 0, चलाने वाला बल 0, ठीक है, हमने कहा ठीक है। जब ये थीटा 0 है तो कोस 0 का मान 1 होता है, तो रोकने वाला बल कितना है, म्यू एस mg, चलाने वाला कुछ है नहीं, रोकने वाला म्यू एस mg। आपने कहा ठीक है, इसलिए चल नहीं पाएगा जब चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब मैंने थीटा ऐसे बढ़ाना शुरू किया, देखो इसको झुका रहा हूँ ना ऐसे, अब वो जो नीचे इसको खींच रहा है mg साइन थीटा ये बढ़ने लगा, बढ़िया बात है। लेकिन क्या अभी चल पाएगा, हम इससे पूछेंगे कि ये कितना है। दूसरी बात यहाँ से लिखते हैं, दूसरी बात, पहली बात थीटा बढ़ाया, साइन थीटा बढ़ा, साइन थीटा बढ़ाया तो चलाने वाला बल बढ़ा mg साइन थीटा। हमने कहा थीटा तो बढ़ रहा है, हाँ, कोस थीटा क्या होगा, आपने कहा हमने टेबल देखी है, कोस 0 1 होता है, कोस 30 √3/2 होता है, कोस 90 0 होता है। मतलब थीटा बढ़ रहा है, कोस घट रहा है। आपको पता होगी ना ये बात कि थीटा बढ़ने पे साइन बढ़ता है, थीटा बढ़ने पे कोस घटता है। मतलब थीटा बढ़ेगा कोस घटेगा, और अगर कोस घटेगा तो ये जो सीमांत घर्षण है म्यू एस mg कोस थीटा ये भी तो घटेगा। हाँ जी, ये है बात। देखो क्या हो रहा है, ये तल ऐसे था, मैंने कहा कि चलाने वाला बल कितना, आपने कहा थीटा 0 है, साइन 0 0, चलाने वाला बल 0। मैंने कहा रोकने वाला बल, आपने कहा cos 0 1 होता है, रोकने वाला म्यू एस mg। हमने इसको झुकाना शुरू किया ऐसे, आपने कहा थीटा बढ़ाते गए, साइन थीटा बढ़ता गया, चलाने वाला बल बढ़ता गया, रोकने वाला बल घटता गया। मान लीजिए, मान लो, सुनो, देखो बहुत अच्छे समझना कि ये 0 है, चलाने वाला बल 0 है, ये रोकने वाला बल है, ये चलाने वाला बल 0 ऐसे था, जब ये रोकने वाला बल इतना, हमने थीटा बढ़ाया
तो कौन बढ़ने लगा, ये चलाने वाला बल mg साइन थीटा बढ़ने लगा। ये 0 है अभी, ये इतना है म्यू mg, थीटा बढ़ा रहे हैं तो ये चलाने वाला बल बढ़ रहा है और रोकने वाला बल घट रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब तक चलाने वाला बल इस रोकने वाले बल सीमांत घर्षण से कम रहेगा। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, अब यहाँ जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है ये सीमांत घर्षण कम हो रहा है। सीमांत घर्षण कौन होता है, जो उसको रोकना चाहता है, मतलब रोकने वाला बल घट रहा है और चलाने वाला बल बढ़ रहा है, लेकिन जब तक ये चलाने वाला बल इस घर्षण बल इस सीमांत घर्षण से कम रहेगा तो ये नहीं चलेगा। लेकिन जब ये बल चलाने वाला बल सीमांत घर्षण के बराबर हो जाएगा, ऐसे पहले ये 0 था, ये रोकने वाला बल, ये बढ़ता गया, ये घटता गया, यहाँ बराबर हो गए। अब चलाने वाला बल और रोकने वाला बल कहाँ लगेगा, पीछे, ये रोकने वाला बल है, ये दोनों में आपस में बराबर हो जाएंगे, उस टाइम ये गुटका चलने वाला होगा। तो हमने कहा यहाँ बनाते हैं, जब तक mg साइन थीटा कम है किससे, म्यू एस mg कोस थीटा से, तब तक गुटका या वस्तु कहीं में रहेगा, विराम में रहेगा। और आपको पता है कि अगर विराम में रहा तो कौन सा घर्षण, स्थैतिक घर्षण, और स्थैतिक घर्षण किसके बराबर होता है, जो उसको चलाने वाला बल है। चलाने वाला बल कौन सा, mg साइन थीटा, यहीं लिखूंगा। जब तक mg साइन थीटा चलाने वाला बल इससे कम है तो विराम में रहेगा। तो मुझे बता दो त्वरण कितना होगा, आपने कहा त्वरण 0, चल ही रहा है, विराम में 0। अच्छा, मैंने कहा घर्षण बताओ, आपने कहा घर्षण कौन सा होगा, आपने कहा स्थैतिक घर्षण होगा। स्थैतिक घर्षण कितना, आपने कहा स्थैतिक घर्षण तो बाहर से लगने वाले बल के बराबर है, किसके, mg साइन थीटा के। ठीक है, मैंने कहा यदि, अब बनाएंगे, यदि mg साइन थीटा बराबर हो जाए म्यू एस mg कोस थीटा के। हमने कहा ठीक है, बढ़िया बात है, ये चलाने वाला बल बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते ये इतना हो गया, और ये घट रहा था, रोकने वाला बल आपस में बराबर हो गए। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तब भी ये विराम में रहेगा, चलने ही वाला होगा, तब गुटका विराम में होगा परंतु चलने ही वाला होगा, जस्ट अबाउट टू मूव, चलने ही वाला होगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है। अच्छा जी, जब विराम में है तो त्वरण कितना होगा, आपने कहा भाई जब रुका ही हुआ है तो त्वरण 0 है, आपने कहा ठीक है। घर्षण कौन सा होगा, आप कहोगे घर्षण होगा स्थैतिक, लेकिन अब चलने ही वाला है, सबसे ज्यादा घर्षण होगा कौन सा। देखो मजे की बात है ये घर्षण ये बढ़ता जा रहा है तो पीछे लगने वाला घर्षण भी बढ़ रहा है। तुम कहोगे ये तो घट रहा है, हाँ ये घट रहा है, जो रोकने वाला सबसे ज्यादा बल, सीमांत घर्षण थीटा घटने से कोस थीटा घट रहा है तो ये घटता जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये बढ़ रहा है ना तो उसको पीछे रोकने वाला भी बढ़ रहा होगा जब तक ये चल ना जाए। तो जब ये लास्ट स्थिति में पहुंचेगा, सीमांत घर्षण में पहुंचेगा, तो mg साइन थीटा इसके बराबर हो जाएगा। और घर्षण कौन सा होगा, सीमांत घर्षण। क्या होगा, सीमांत घर्षण। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने बनाए, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, इसको नोट कर लेना सारी चीजों को। तीसरी स्थिति बताओ मुझे अब। हाँ, आपने कहा तीसरी स्थिति में क्या होगा भाई, तीसरी स्थिति में ये होगा कि ये ज़्यादा हो जाएगा, mg साइन थीटा, चलाने वाला बल ज़्यादा हो जाएगा, किससे, सीमांत घर्षण, मतलब म्यू एस mg कोस थीटा से ज़्यादा हो जाएगा। और जब चलाने वाला रोकने वाले से ज़्यादा हो जाए तो आप कहिए गुटका किस में आ जाएगा, गति में। अतः गुटका या वस्तु जो भी आप लिख रहे हैं उसको, गुटका तल पर गति करने लगता है, खिसकने लगता है, गति करने लगता है। अब आप मुझे बताएंगे अगर गति कर रहा है तो कौन सा घर्षण होगा, आप कहोगे अब होगा गतिक घर्षण। और अगर गतिक घर्षण हो गया तो गतिक घर्षण किसके बराबर होता है, F के बराबर म्यू के n, जहाँ n कितना होगा, mg कोस थीटा, आप यहाँ से निकाल लेंगे, त्वरण आप फिर F बराबर m में लगा के निकाल लेंगे। बात ये थी, ये मैंने आपको समझाया बच्चों, आनत तल पे घर्षण। जब तक
चलाने वाला, खींचने वाला बल रोकने वाले बल से कम होगा, वस्तु रुकी रहेगी, बराबर होगा, रुकी रहेगी लेकिन चलने ही वाला होगा, मतलब सीमांत घर्षण की स्थिति आएगी। उसके बाद तीसरा केस कि जब खींचने वाला बल ज़्यादा हो जाएगा तो वस्तु चलने लगेगी। लेकिन बच्चों अब मुझे बात आपको बताना है विराम कोण या सर्पी कोण, ठीक है। और इसके लिए हमें पहुंचना पड़ेगा सीमांत घर्षण की स्थिति में, जब वस्तु चलने ही वाली है, जब वस्तु चलने ही वाली है। हमने कहा ये जो दूसरा केस पढ़ा हमने कहा यदि बताना मुझे mg sin थीटा किसके बराबर हो जाए, म्यू एस mg cos थीटा के, तो भाई mg से mg गया, यहाँ आ गया sin थीटा, इधर बचा म्यू एस कोस थीटा, और साइन थीटा उधर से कोस आया नीचे, कोस थीटा बराबर म्यू एस, साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा आ गया म्यू एस, या ये कहिए कि ये थीटा जो है ये आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू एस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये थीटा क्या है? थीटा ये वो आनत कोण है जब mg sin थीटा इस म्यू एस mg cos थीटा के बराबर हुआ है। ये थीटा वो वाला कोण है, थीटा बढ़ रहा था ना, बढ़ता रहा, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, हाँ एक टाइम ऐसा आया कि mg sin थीटा इसके बराबर हो गया और वस्तु चलने ही वाली है। इस कोण थीटा पर वस्तु चलने ही वाली है, ये कहिए अभी लास्ट ये वाला वो थीटा है, ये वो वाला थीटा है जिस पे लास्ट बार वस्तु विराम में रहेगी, इसलिए इस कोण को विराम कोण कहते हैं। अभी दोनों का मतलब समझाऊंगा। या ये कहिए कि ये वो थीटा है जिसके बाद वस्तु फिसलना शुरू कर देगी, फिसलना शुरू कर देगी तो उसको सर्पी कोण हम बोलते हैं, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ये कोण ऐसा कोण है जिस पे वस्तु विराम में है और इसके बाद खिसकना शुरू कर देगी, क्योंकि इसके बाद कभी विराम में नहीं रहेगी तो इस कोण को विराम कोण बोलते हैं। या इस कोण के बाद ये फिसलना शुरू कर देगी, इसलिए इसको सर्पी कोण कहते हैं और इसका मान होता है बच्चों टेन इनवर्स म्यू एस। अभी आपने पीछे देखा था घर्षण कोण भी इतना ही आया था, मतलब घर्षण कोण और विराम कोण आपस में बराबर होते हैं, ये ध्यान रख लेना। घर्षण कोण विराम कोण आपस में बराबर होते हैं, ध्यान रखना बच्चों। हमने कहा ठीक है, तो परिभाषा क्या है विराम कोण की? लिखते हैं विराम कोण की परिभाषा, वह अधिकतम आनत कोण, वह अधिकतम आनत कोण। भाई थीटा 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 बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, ये सबसे ज्यादा हो गया। अगर इससे ज्यादा करोगे तो वस्तु चलने लगेगी, मतलब ये सबसे ज्यादा कोण है जहां वस्तु विराम में है। वह अधिकतम आनत कोण जिस पर वस्तु विराम में है, विराम में तो इससे पहले भी थी, यहां भी विराम में थी, यहां भी विराम में थी, यहां भी, लेकिन इसके बाद नहीं होगी, इसलिए मैंने अधिकतम आनत कोण बोला जिस पर वस्तु विराम में है तथा चलने ही वाली है, तथा चलने ही या गति ही करने ही वाली है, तथा चलने ही वाली, ये मैं अपनी भाषा में लिखवाता हूं बच्चों, आप बुक्स में देख के समझ सकते हैं फिर। तथा चलने ही वाली है विराम कोण कहलाता है, विराम कोण कहलाता है। ऐसा कोण सबसे ज्यादा, ऐसा सबसे बड़ा कोण जिस पे वस्तु रुकी हुई है। क्या इससे पहले भी रुकी हुई थी? हाँ। क्या इससे बाद भी रुकी रहेगी? ना, इसके बाद तो चलने लगेगी। वह अधिकतम आनत कोण जिस पर वस्तु विराम में है तथा चलने ही वाली है विराम कोण कहलाता है। ये विराम कोण बताया, इसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, एंगल ऑफ रिपोज या सर्पी कोण। आप सर्पी कोण सुन लो, ये आप लिख लेना, यहां लिखना, हेडिंग लगाना विराम कोण। अब आप हेडिंग लगाना सर्पी कोण, इसी को बोलते हैं सर्पी कोण, लेकिन यहां आएगा वह न्यूनतम आनत कोण जिस पर वस्तु, जिसके बाद ऐसे लिखेंगे, जिसके बाद वस्तु तल पर फिसलने लगती है, जिसके बाद वस्तु फिसलने लगती है, क्या कहलाता है? सर्पी कोण
कहलाता है। बच्चों थोड़ा सा ना इस नाम को देख लेना, इंग्लिश में इसको एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलते हैं। अभी मैंने उसका ट्रांसलेशन करके आपको बता दिया कि इसको सर्पिकोण बोलेंगे। ये मुझे पक्का पता है कि विराम कोण बोलते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना कि क्या बोलते हैं, अगर आपकी किताब में लिखा हो। मैंने यहाँ दो अलग अलग, एक ही कोण को दो अलग अलग नाम दिए, एक को विराम कोण बोला, एक को सर्पिकोण बोला। हमने थीटा बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, यहाँ विराम में है, विराम में है, विराम में है, यहाँ भी विराम में है, लेकिन इसके बाद चलने लगी। तो हमने कहा ये कोण सबसे बड़ा कोण जहाँ विराम में है, इसके बाद तो नहीं विराम में रहेगी, इसको विराम कोण बोलते हैं। ये सबसे बड़ा कोण है, इसलिए वहाँ लिखा था अधिकतम अनंत कोण। लेकिन क्या यहाँ खिसक रही है? ना, यहाँ ना, यहाँ ना, यहाँ ना, इसके बाद खिसकने लगेगी। ये वो सबसे, अच्छा ये मुझे बताओ, इसका इसके बाद भी फिसलेगी? हाँ, इस बिल्कुल इसके बाद, हाँ, मतलब ये सबसे छोटा कौन है जिस पे फिसलना शुरू करेगी वो, इसके बाद तो फिसलेगी। कैसे पहले फिसली? आपने कहा नहीं फिसली। ये सबसे छोटा कोण है, इसके बाद और बढ़ाओगे तो भी फिसलेगी, इसलिए हमने यहाँ लिखा वह न्यूनतम कोण, सबसे छोटा कोण जिसके बाद वस्तु तल पर फिसलने लगती है, सर्पिकोण कहलाता है। और फॉर्मूला होता है बच्चों थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू एस, या आप ये याद रख सकते हैं कि म्यू एस बराबर tan थीटा होता है। ये आपको मैंने समझाया बच्चों आनत तल पर घर्षण कोण, घर्षण विराम कोण या सर्पिकोण का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि थीटा बढ़ाने पे साइन थीटा बढ़ता है, खींचने वाला बल बढ़ता जाता है, रोकने वाला बल घटता जाता है। एक टाइम ये दोनों आके बराबर हो जाते हैं और उसी टाइम के बाद ये फिसलना शुरू करेगा। और ऐसे कोण को जिस टाइम पर ये फिसलना शुरू करेगा क्या कहते हैं? विराम कोण या सर्पिकोण कहते हैं। ईमानदारी से आप मुझे बताना कि आपको ये समझ आया है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे ये बता दो कि किसी वस्तु को खींचना आसान है या धकेलना, पुल करना आसान है या पुश करना आसान है? खींचना आसान है या धकेलना आसान है? ठीक है, आपकी बुक में ना वो एक एग्जाम्पल दे के रखते हैं लॉन मूवर वाला। वो घास काटने की मशीन आपने देखी होगी, बड़े बड़े मैदानों में लगी रहती हो, तो ऐसे चलाते हैं उसको, या उसको रोलर होता है जो उसको ऐसे खींच के ले जाते हैं। उसी से मैं आपको समझाता हूँ। या चलो छोड़ो, ऐसे हम आसानी से गुटके से ही समझते हैं। आप अपने आप पर्सन लिख लेना कि किसी वस्तु को खींचना आसान है या धकेलना, सिद्ध कीजिए। ठीक है, हमने कहा ये कोई तल है, यहाँ घर्षण गुणांक म्यू एस है, स्थैतिक और गतिक घर्षण गुणांक म्यू के है। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। मैंने बताया स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस है। हमने यहाँ गुटका रखा m द्रव्यमान का, और यहाँ वो ही गुटका है m द्रव्यमान का। मैंने आपसे पूछा बल बताओ, आपने कहा नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा n, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा n। अब हमने क्या किया, एक बार इसको खींचा और एक बार इसको धकेला। यह है खींचना जो मैं यहाँ बनाऊंगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पुलिंग। आपने कभी दरवाजों पे लिखा होगा पुल और पुश, जब खींचना होता है तो पुल, पुश करना धकेलना होता है तो पुश। यहाँ लिखेंगे धकेलना या धक्का देना, इंग्लिश में बोलते हैं पुशिंग, पुशिंग या पुश करना। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो बच्चों हम मान लो पीछे कोई चीज़ है, ऐसे ही तो खींचेंगे अपनी तरफ, मतलब आगे की तरफ बल लगाएंगे। हमने कहा मान लीजिए हमने इसको ऐसे खींचा, यहाँ F बल लगा के, ये खींचना है। देखो ये वस्तु है, इधर से खड़े होकर आप इसको ऐसे खींच रहे हैं। हमने कहा इसको धकेलना है, इसको थोड़ा छोटा बनाता हूँ, ये F, इसको हमने धकेलना। धकेलते कैसे हैं? ऐसे धकेलते हैं चीज़ों को, ऐसा आगे की तरफ। समझ रहे हो ना मेरी बात? खींचते कैसे हैं? ऐसे, वस्तु है हमने पीछे से पकड़ के ऐसे खींचा, तो मतलब खींचने के लिए बल वस्तु से दूर लगाते हैं, वस्तु से दूर लगाते हैं। और धक्का देने के लिए वस्तु पे बल लगाते हैं, वस्तु पे बल लगाया। हमने कहा हमने ये बल F, ये भी कितना बल लगाया हमने? F बराबर बल लगाए, तभी तो पहचान होगी कौन आसान है कौन मुश्किल। अगर एक पे ज़्यादा बल लगा देंगे तो फिर तो वो आसानी से चली जाएगा। हमने एक ही वस्तु है, एक बार इसको खींचा एक बार धकेला, दोनों को F बल से, और हमेशा हमने इसका कोण अक्षतिज से ऊर्ध्वाधर से थीटा रखा। आप अक्षतिज से भी कर सकते हो। हमने कहा ये कोण कितना है? थीटा। पहले यहाँ की बात कर लेते हैं। इस F के दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर मैं इस F को दो हिस्सों में तोड़ूंगा तो आपको पता है इसके दो हिस्से बनेंगे। ये F है तो ये बनेगा F cos थीटा। अच्छा यहाँ बनाते थीटा तो ये F cos थीटा बनता, अब ये बनेगा F sin थीटा।
उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर ये थीटा यहाँ होता तो ये एफ कोस थीटा हो जाता, एफ साइन थीटा। ये कोण मैंने एफ का ऊर्ध्वाधर से बनाया, तो यहाँ भी ऊर्ध्वाधर से बनाना है। हम इसको आगे लेके गए ऐसे, तो आपको पता चलेगा कि इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। यहाँ से इसको मैं ऐसे लेके गया, जब ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये एफ है तो ये आगे बनेगा, ऐसे खींच देता हूँ मैं जिससे आपको समझ आ जाए। ये बनेगा एफ, ये है थीटा, तो नीचे बनेगा बच्चों एफ कोस थीटा, ये बनेगा एफ साइन थीटा। मैंने दोनों, एक खींचना एक धकेलना। आपने क्या देखा, किस वस्तु को ऐसे देखो, जब भी हम घर्षण की बात करते हैं तो हम तल के समांतर के कोण बल देखते हैं कि जो तल पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर n है, ऊपर f cos थीटा है, नीचे mg, तो हमने कहा ऊपर के बल बराबर नीचे के बल। क्यों भाई, क्या ये गुटका ऊपर चला जाएगा? आपने कहा नहीं जाएगा। धरती को फाड़ के नीचे चला जाएगा? नहीं। इसका मतलब ऊपर के बल बराबर नीचे के बल। n प्लस f cos थीटा बराबर mg। यहाँ से n आ जाएगा बच्चों mg माइनस f cos थीटा। n निकाल लिया हमने। यहाँ ये किसकी बात हो रही है? खींचने की। यहाँ भी कर लेते हैं, ऊपर है n, नीचे है mg f cos थीटा, तो यहाँ n आएगा mg प्लस f cos थीटा। ध्यान से देखो, यहाँ n का मान है mg माइनस f cos थीटा और यहाँ n का मान है mg प्लस f cos थीटा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कौन सा n ज़्यादा है? खींचने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया ज़्यादा है या धकेलने वाले केस में अभिलंब प्रतिक्रिया ज़्यादा है? तो आप कहोगे ये कम है, ये ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ घट रहा है। मतलब खींचने वाले केस में अभिलंब प्रतिक्रिया कम हो गई। मैंने कहा अच्छा, जब इसको आगे कौन खींच रहा है? आपने कहा एफ साइन थीटा। इसको आगे कौन खींच रहा है? एफ साइन थीटा। तो ये घर्षण कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। हमने कहा घर्षण पीछे है, आपने कहा घर्षण पीछे है। हमने कहा सीमांत घर्षण देख लो भाई, घर्षण सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है? सीमांत घर्षण। तो हमने यहाँ सीमांत घर्षण निकाला। क्या निकाला? सीमांत घर्षण। आपने कहा सीमांत घर्षण होता है एफ लिमिटिंग बराबर म्यू एस एन और एन का मान है mg माइनस एफ कोस थीटा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, सीमांत घर्षण आ गया। यहाँ बताओ सीमांत घर्षण कितना होगा? आपने कहा सीमांत घर्षण F लिमिटिंग बराबर म्यू एस एन और n है यहाँ mg प्लस एफ कोस थीटा। मैंने आपसे पूछा बताओ कहाँ घर्षण ज़्यादा है? आपने कहा घर्षण यहाँ है म्यू एस एम जी एफ कोस थीटा, म्यू एस एम जी एफ कोस थीटा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। माइनस वाली चीज़ कम होगी, प्लस वाली ज़्यादा होगी। मतलब जब खींच रहे हैं तो घर्षण कम है, धकेल रहे हैं तो घर्षण ज़्यादा। और आप मुझे बता दो किसी वस्तु को कहाँ चलाना आसान है? जब घर्षण कम हो या घर्षण ज़्यादा? आप कहेंगे घर्षण कम होगा तो आसानी से चला देंगे, घर्षण ज़्यादा होगा तो मुश्किल लगेगी। मतलब जब आप किसी वस्तु को खींचते हैं तो यहाँ का घर्षण कम होता है, जब हम उसको धकेलते हैं तो घर्षण ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए किसी वस्तु को खींचना आसान है उसके धकेलने के बजाय। आपने देखा कि खींचना आसान है, धकेलना मुश्किल। आप लिख लेना, अतः किसी वस्तु को खींचना उसे धकेलने की अपेक्षा आसान है। कोई आपसे पूछ रहे सिंपल बात, क्यों? तुम कहना यार जब हमने इसको खींचा ना, जब हमने इसको खींचा तो ये जो F है इसका एक हिस्सा ऊपर चला गया n के पास, तो n की वैल्यू कम हो गई। क्यों? जब n ऊपर है तो ये F दूसरी तरफ जाएगा तो n का मान mg माइनस एफ कोस थीटा। अरे घर्षण बल किस पे डिपेंड करता है? n पर। और खींचने के केस में n का मान कम है, धकेलने के बजाय ज़्यादा। और आप महसूस भी कर सकते हो, अगर मैं किसी चीज़ को ऐसे धकेल लूँगा ना तो मैं उसे नीचे की तरफ दबा रहा हूँ तो मैं फर्श पे ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ, घर्षण ज़्यादा हो जाएगा, मगर मतलब धकेलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ सीखनी है कि उस चीज़ को करना मुश्किल है जहाँ घर्षण ज़्यादा होगा। खींचने में, धकेलने में घर्षण ज़्यादा है, मुश्किल है। खींचने में घर्षण कम है, आसान है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि खींचना ही आसान होगा। ये वस्तु आप देखो, इस वस्तु को मैंने जब आपको बताया ना तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैं ऐसे खींच रहा हूँ ऐसे, या मैं ऐसे धकेल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये महसूस कर पा रहा हूँ मैं कि जब जिस वस्तु को मैं या खींच रहा हूँ या धकेल रहा हूँ ना, उसकी हाइट मुझसे कम है। मतलब जहाँ मैं बल लगा रहा हूँ वो नीचे है पॉइंट। देखो ये जो बल लगा रहा हूँ, यहाँ से बल लगाया, मैं यहाँ खड़ा हुआ, मैं इस गुटके को खींच रहा हूँ ऐसे, तो बल जहाँ से लग रहा है यहाँ से, इसकी हाइट कम है, बल नीचे की तरफ लग रहा है।
मैं यहाँ से खड़ा होकर धक्का दे रहा हूँ, कोई चीज छोटी चीज आप ऐसे धकेलते हैं तो बल नीचे की तरफ लगता है। तो ये चीज वहीं काम करेगी जहां वस्तु की हाइट कम है, या ये कहिए कि जहां हम बल लगा रहे हैं वो लगाने वाले से नीचे की तरफ है। लेकिन मान लो आपके घर में कोई ऊंची सी एक अलमारी है जिसकी हाइट ज़्यादा है, उसके साथ क्या होगा करके देखते हैं। आ जाओ, इसको नोट कर लेना। इसको मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा क्योंकि मैंने समझा तो दिया ही आपको। हमने कहा अब ऐसा कर लेते हैं, ये तल है और बच्चों यहां एक लंबी सी अलमारी ऐसे रख खड़ी है, सेम ये ही अलमारी यहां खड़ी है। m द्रव्यमान है इसका, कितना द्रव्यमान है m, दोनों का। हमने कहा बल बनाओ, आपने कहा बल नीचे की तरफ बनेगा mg, ऊपर की तरफ बनेगा n। शॉर्ट में बना देता हूँ वरना यहाँ से बनाना पड़ता है तो मैं यही बना दिया। नीचे बनेगा mg, ऊपर बनेगा n। अब इसको तो एक बार खींचना है, एक बार धकेलना है। खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, नुकसान ध्यान से सुनना। खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अलमारी है मेरे पीछे, मैं इसको ऐसे खींचूंगा, या तो बल मैं बिल्कुल सामने से लगाऊं। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब बिल्कुल बल ऐसे बिल्कुल सामने से लगता है ना, तो बल लगाने के और भी प्रकार हैं कि मैं उसको नीचे से खींच लूँ या मैं उसको ऊपर से खींच लूँ। लेकिन आप एक बात फील करेंगे कि जब ये अलमारी लंबी है ना, तो हम ना थोड़ा सा बल इसके यहाँ बीच में लगाना पड़ेगा, मतलब उसकी हाइट थोड़ी ऊपर हो जाएगी। मैं ये बात तब बता रहा हूँ जब बल ऐसी जगह लगाए जहाँ हाइट ज़्यादा हो। हमने यहाँ बल लगाया तो शायद इसे खींचने के लिए हमें बल ऐसे लगाना पड़ेगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो। देखो ये मत कहना कि हम तो सामने से खींच लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बल कहीं ऊपर लग रहा है, हमारे सामने बड़ी चीज है, तो हम उसको कैसे खींचेंगे, तो हम उसको बल कहाँ लगाना पड़ेगा, या तो हम ऐसे खींचे उसको पकड़ के नीचे से, या अगर बल मैं थोड़ा ऊपर लगा दूं, ये तब की बात है। अगर ये तब की बात है और हमने कहा कि ये जो कोण है ऊर्ध्वाधर के साथ ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये बनेगा एफ कोस थीटा और ये बनेगा एफ साइन थीटा। आपने कहा बिल्कुल, इसको आगे खींचने वाला कौन है, एफ साइन थीटा, तो पीछे लगेगा घर्षण बल। हमने कहा ठीक, एफ कोस थीटा एम जी नीचे है तो इस एन का मान आ जाएगा एम जी प्लस एफ कोस थीटा। ठीक है, ये खींचना है, खींच रहे हैं। आप कहिए कैसे पता हम खींच रहे हैं, तो भैया देख लो ना, ये वस्तु है और मैंने बल ऐसे लगाया तो ये खींचना ही तो है। अब इसको धक्का देंगे हम। मेरे सामने लंबी सी अलमारी रखी है, मैं उसे कैसे धक्का दूंगा, मैं उसको ऐसे धक्का दूंगा या मैं उसे पकड़ के ऐसे धक्का दूंगा। मतलब अगर बल यहाँ लगा जाए तो ये धकेलने वाला बल ऐसा लगेगा। आपने कहा ठीक है, खींचने वाला बल ऐसे है, धकेलने वाला बल ऐसे है, और मैं कहूँ कि अगर ये कोण कितना है ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा, तो ये अगर मैं इसको आगे ले जाऊँगा तो ये कोण भी कितना होगा थीटा। ये f है तो ये बनेगा f कोस थीटा और ये बनेगा f साइन थीटा। यहाँ से ये n है, ये n और f कोस थीटा एक ही दिशा में है, n प्लस f कोस थीटा बराबर mg, और यहाँ से n आ जाएगा mg माइनस f कोस थीटा, और ये केस कर रहे हैं हम धकेलने वाला कर रहे हैं। आपने क्या देखा, जब खींच रहे हैं तो अभिलंब प्रतिक्रिया mg प्लस f कोस थीटा है, जब हम धकेल रहे हैं तो अभिलंब प्रतिक्रिया mg माइनस f कोस थीटा। और आपको पता है घर्षण किस पे डिपेंड करता है, n पर, म्यू एस एन। तो जब यहाँ n ज़्यादा है घर्षण ज़्यादा होगा, खींचने में घर्षण ज़्यादा है तो खींचना मुश्किल हो जाएगा, धकेलने में घर्षण कम है तो धकेलना आसान हो जाएगा। तो आपको ये बात पता चली कि पिछली बार खींचना आसान था जब वस्तु छोटी थी हाइट में, हम उसको ऐसे धक्का देते, ऐसे धकेल रहे थे तो मुश्किल था, लेकिन ऐसे खींच रहे हैं तो आसान है। आप ये मत कहना कि किसको पे भी मैं सामने ऐसे धक्का लगा दूं। क्या ऊंची सी चीज को आप ऐसे धक्का लगा के धकेल देंगे क्या, ऊंची चीज है तो उसको तो ऐसे ही धकेलते हैं ना, तो बल ऐसे लगता है ऊपर की तरफ। देखो हमने देखा जब छोटी वस्तु है जिसकी हाइट कम है उसे खींचना आसान है, धकेलना मुश्किल है। लेकिन कोई ऊंची सी वस्तु है और बल ऐसे या ऐसे लगाना पड़ रहा तो उसको धकेलना आसान है। सारा खेल घर्षण बल का है, जहाँ घर्षण कम वो आसान होगा चलाना। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम में आपसे पूछ लेता है लोन मूवर के बारे में, तो लोन मूवर जो होता है वो ऐसा होता है भाई, रोलर के टाइप, ऐसे करके दिखा देंगे m, ये mg,
यहाँ से बल ऐसे लगाया, ये कोण थीटा, तो ये आ जाएगा एफ कोस थीटा, ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। बस ये उल्टा, ये गोल बनाना है मूवर के, लोन मूवर के टाइम में अभिलंब प्रतिक्रिया एन ऊपर होगी, एन प्लस एफ कोस थीटा बराबर एम जी, ऐसे आपको करना है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों लास्ट में इस वीडियो के कि ये सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण क्या है। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का, सर्पी घर्षण और ये लोटनिक घर्षण क्या है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट दिया होता है हमारी बुक्स में। तो बच्चों हमने पढ़ा कि घर्षण दो प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण, जब वस्तु एक दूसरे के ऊपर रुकी हुई हैं लेकिन चलने का प्रयास कर रही हैं, चल नहीं पा रही, तो स्थैतिक घर्षण। लेकिन अगर चलने लगती हैं तो गतिक घर्षण हो जाता है। तो बच्चों यहाँ गतिक घर्षण दो प्रकार का होता है। गतिक घर्षण दो प्रकार का होता है। कई लोग इसको बोलते हैं कि ये गतिक घर्षण के प्रकार नहीं है, अलग चीज़ है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि गतिक घर्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला सर्पी घर्षण, जो सांप की तरह, सर्प की तरह रेंग के चलता है, खिसक के चलता है। ये जब मैं इसको ऐसे खिसकाऊंगा गुटके को तो ये खिसक के चलेगी, तो ये सर्पी घर्षण है। दूसरा होता है बच्चों लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण, जब कोई चीज घूम के चले, लुढ़क के चले, ये तो सरक के चल रहा है, ये सरकना है, ये लुढ़कना है। पहिया जो होता है वो लुढ़क के चलता है, आसानी से चल जाता है, तो यहाँ जो घर्षण होगा वो लोटनिक घर्षण होगा। बस इतना आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर ऐसे खिसक रहे हैं तो ये क्या है, देखो ये क्या है, ये बताना। ये देखो ये खिसक रहा है, ये सर्पी घर्षण है बच्चों। क्या है? सर्पी, सांप की तरह खिसक रहा है तो गतिक घर्षण ही। हमने कहा ये बताना, ये देखो ये लुढ़क रहा है, क्या हो रहा है? लुढ़क रहा है, ये लोटनिक घर्षण है। तो आपको पता है, देखो कौन आसानी से चल रहा है, इसलिए तो पहिए बनाए गए थे गोल आदि मानव के द्वारा, कि क्योंकि वहाँ लोटनिक घर्षण है, घर्षण कम है तो आसान होता है। तो आप बता देना, जब किसी तल के ऊपर कोई वस्तु लुढ़क के चलती है तो वहाँ उत्पन्न घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं, और जहाँ तल के ऊपर वस्तु सरक के चलती है, घिसक के चलती है, उसको सर्पी घर्षण बोलते हैं। और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। बच्चों यहाँ थोड़ा फॉर्मूला अलग सा भी आता है एक, लेकिन हमारे सिलेबस की बात नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ। मान लीजिए इस पहिए की तरह बता देता हूँ, यूज नहीं करना है। तो यहाँ जो घर्षण उत्पन्न होगा लोटनिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग। इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। लिख देता हूँ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, जो रोल करके चल रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसको FR से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि रोलिंग है। जैसे मैंने वहाँ देखा था कि N होता है, N के अनुक्रमानुपाती अभिलंब प्रतिक्रिया। यहाँ साथ में ये R जो इसकी त्रिज्या है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यहाँ से जो कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं म्यू आर, जहाँ म्यू आर क्या है? हमारा घर्षण गुणांक है। कौन सा? लोटनिक घर्षण गुणांक, लोटनिक घर्षण गुणांक, रोलिंग कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग। लेकिन आपको अपने सिलेबस में यूज नहीं करना है, मैंने ऐसे ही बता दिया बस। बच्चों तो ये था हमारा घर्षण का सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक वीडियो और करने वाले हैं नेक्स्ट, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे कुछ हम, जिसमें हम गुटके के ऊपर गुटका रख के चलाएंगे, वस्तु के ऊपर वस्तु, मतलब जंजीर लटका देंगे मेज पर, तब देखेंगे क्या होगा। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।